ब्लड में डाल दीजिए ना, ब्लड 3 कंपोनेंट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, एंड स्टार्ट करेंगे अपन ब्लड। ठीक है, तो मेन हेड डाल लो ब्लड। तो ब्लड के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था शुरू में कि ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है, और एक सेल्स जो उस लिक्विड पार्ट में फ्लोट करते हैं। हाँ, वो सेल भी टाइप हो जाएगा। प्लेटलेट इज अ टाइप ऑफ सेल, जैसे WBC एंड RBC आर आल्सो द टाइप्स ऑफ सेल्स। तो अपन वो सेल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड बेसिकली क्या है, एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कितना इसमें, इट इज अ रेड vascular connective tissue. It is a red vascular connective tissue. Vascular connective tissue. Connective tissue में पढ़ते थे इसको आप 9th क्लास में। हम पढ़ते थे ना कि एनिमल्स में 4 टाइप के टिश्यू थे, एपिथेलियल टिश्यू, याद है, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू, और एक क्या था, मस्कुलर टिश्यू। ये पढ़े 4 टाइप के टिश्यू थे ना, बताओ ना। हाँ, मस्कुलर, नर्वस, एपिथेलियल और कनेक्टिव। कनेक्टिव में हम फिर 3 और टाइप के पढ़ते थे। एक था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक था कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सॉलिड वाला, और एक था कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड वाला। लिक्विड में हम ब्लड और लिम्फ पढ़ते थे। कनेक्टिव टिश्यू में, लिक्विड में हम ब्लड और लिम्फ पढ़ते थे। हार्ड में हम बोन्स एंड कार्टिलेज पढ़ते थे, और प्रॉपर वाले में हम एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, कुछ याद नहीं। हाँ, टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ता है। ये सब कनेक्टिव टिश्यू था ना, जो आपकी बॉडी में कहीं ना कोई कनेक्शन कर रहे हैं। इन द सेम वे ब्लड भी आपकी बॉडी में एक तरह कनेक्टिव काम कर रहा है, बट ये एक लिक्विड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एंड लिम्फ कम्स अंडर कनेक्टिव टिश्यू, वो भी लिक्विड टाइप का। ठीक है, फिर से बताता हूँ वाला क्या क्लासिफिकेशन था। कनेक्टिव टिश्यू आपके 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थे। एक प्रॉपर, मतलब जिसका मैट्रिक्स थोड़ा सॉफ्ट था, एक का मैट्रिक्स हार्ड था, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, और एक थे फ्लूइड वाले। फ्लूइड वाले में 2 पढ़ते थे, एक ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, हार्ड वाले में 2 पढ़ते थे, बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज अभी पढ़े थे ना कहीं पे, कहाँ पढ़े थे कार्टिलेज, कहाँ पे, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो कोलैप्स होता है उसका कारण क्या है कि ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग्स जो उसको कोलैप्स होने नहीं देते, नीचे गिरने नहीं देते। ठीक है, तो कार्टिलेज। और प्रॉपर वाले में 3 पढ़ते थे, एक एरियोलर जो टिश्यूज के बीच में होता था, एक टिश्यू और दूसरे टिश्यू के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में पैकिंग होगी ना, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से टकराएगा थोड़ी ना, एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के बीच में कुछ ना कुछ पैकिंग होगी, वो टिश्यूज को अपन एरियोलर टिश्यूज बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या था, फैट वाला, फैट है ना, हम सबकी बॉडी में फैट होता है, वो हमें मैकेनिकल शॉक से बचाता है, इंजरी से बचाता है ना, और थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है फैट। बोलते हैं ना, कोई जैसे एकदम ठंड का दिन है और स्वेटर नहीं पहना रहता है, तो पूछते भी स्वेटर क्यों नहीं पहने, और फिर जवाब भी देते हैं अरे मोटी चमड़ी वाला है, फैट ज्यादा है उसकी बॉडी में तो उसको ठंडी थोड़ी कम लगती है, तो थोड़ा सा हीट इंसुलेटर की तरह भी काम करता है आपका फैट। ठीक है, फिर थर्ड है टेंडन, और फोर्थ था लिगामेंट।
तो ये सारे ही हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। उसमें हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज अ रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। इट इज एन ओपेक, इट इज एन ओपेक, इट इज एन ओपेक, ओपेक मतलब समझ रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स भी है ना, ठीक है। ओपेक कॉमा विस्कस फ्लूइड, विस्कस थोड़ा गाढ़ा है, ऐसा पतला नहीं है, विस्कस, VISCOUS, विस्कस। जैसे विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी फ्लूइड की, जहां पे एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करती है। जैसे वाटर कम विस्कस है, हनी ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा है ना। आप ऐसे पानी को ऐसा फेंकोगे तो वो आराम से फ्लो करेगा, बट हनी ऐसे आराम से फ्लो नहीं करेगा ना, वो गाढ़ा है, उसकी एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करेगी, रोकेगी, तो वो स्लो फ्लो करेगा, समझ रहे हैं। तो विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल, वेस्कुलर कनेक्टिव ओपेक and viscous fluid flowing in the blood vessels, flowing in the blood vessels, flowing in the blood vessels, ठीक है, full stop. There is about 6.8 liters of blood, there is about 6.8 liters of blood in a normal adult person, in a normal adult person, in a normal adult person. और एक पॉइंट और लिखेंगे अपन इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इट इज स्लाइटली, कभी टेस्ट किया ब्लड, तुम पीने नहीं बोल रहा, टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सॉल्टी होता है ना, मतलब नमकीन होता है ना, हाँ आप क्या बोलते हैं, खट्टा नहीं, खट्टा मतलब एसिडिक हो गया ना, ब्लड एसिडिक थोड़ी ना, ब्लड एल्कलाइन नेचर का है, सॉल्टी है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, it is slightly alkaline in nature, it is slightly alkaline in nature, basic in nature भी लिख सकते हो, alkaline in nature, हाँ हाँ, बिटर सॉल्टी दोनों बोलेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में, blood is formed of two components, blood is formed of two components, blood is formed of two components, फर्स्ट लिखना प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में कुछ लिखते हैं, it is the liquid part of the blood, it is the liquid part of the blood, it is a liquid part of the blood, liquid part of the blood, formed of water, formed of water, comma salts, 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 and proteins, and proteins, and some other organic compounds like, and some other organic compounds like, and some other organic compounds like ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज होता है, अभी तो डायबिटीज की जांच ब्लड से करते हैं ना, कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा है मतलब आपको डायबिटीज है, ठीक है, तो उसका लेवल एक मॉडरेट होना चाहिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। तो ग्लूकोज कॉमा विटामिन, विटामिन कॉमा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड,
इसमें तो ब्लड जाता है आपके किडनी के पास ना प्यूरिफाई होने के लिए। मैं बताया था मैं आपको कि ब्लड किडनी के पास भी जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। मतलब ब्लड ही है जो यूजफुल और नॉन यूजफुल अनयूजफुल चीजें सबको बाहर करता है। जो वेस्ट है उसको बाहर करने में ब्लड हेल्प करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड ही लंग्स तक लेके जा रहा है ना, कि वहां से इट विल बी एक्सपेल्ड आउट। और ये ब्लड ही है जो यूरिन बनाने के लिए भी किडनी के पास जा रहा है फिल्टर होने के लिए। और यही ब्लड है जो खाना भी पहुंचा रहा है, और यही ब्लड है जो ऑक्सीजन भी पहुंचा रहा है। तो एवरी यूजफुल एंड नॉन यूजफुल जो जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में है उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही कर रहा है। क्लियर है? Okay. तो यूरिक एसिड फ्रॉम हॉर्मोन्स 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 अब क्या रहा, हॉर्मोन्स भी सेक्रीट होते हैं। जैसे अपन ने उस दिन बात की थी ना कि अलग अलग जूसेस सेक्रीट होते हैं, ग्लैंड्स, याद है ग्लैंड्स बोले थे ना। तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, इनफैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके अलावा और भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे ब्रेन में ग्लैंड है जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं। तो हार्मोन्स को सेक्रीट करने के बाद ना, एक्चुअली हार्मोन्स एक जगह से बस सेक्रीट नहीं होते, वो और भी जगह जाते हैं। जैसे हमारे ग्रोथ तो हमारे बॉडी के हर पार्ट का होता है ना। ऐसा तो नहीं कि अगर ग्रोथ हार्मोन नेक के साइड में या ब्रेन में सेक्रेट हो रहा होगा तो सिर्फ ब्रेन या सर का पार्ट ही ग्रो होगा, बाकी बॉडी ग्रो नहीं होगी। कितना गंदा लगेगा ना, बाकी बॉडी इतनी सी है और सर इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो ग्रोथ हार्मोन बॉडी के हर पार्ट तक जाना जरूरी है। तो अब हार्मोन के लिए ना कोई अलग सा डक्ट नहीं है, अलग सा वेसल नहीं है। जैसे ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड के पास वेसल है जहां ब्लड आराम से फ्लो के जा सकता है, बट हॉर्मोन्स को भी हर बॉडी पार्ट तक जाना है, बट उनके पास कोई अपना खुद का डक्ट नहीं है। डक्ट मतलब समझते हैं, एक पैसेज, एक पाथ जो ब्लड के पास है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपके ये वाले ग्लैंड्स भी हॉर्मोन्स को ब्लड में ही डाल देते हैं, क्योंकि ब्लड को तो हर बॉडी पार्ट्स तक जाना है। तो इस तरीके से वो हॉर्मोन्स हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाए। समझ रहे? इसमें हॉर्मोन्स भी रहते हैं ब्लड के अंदर। क्लियर है? ठीक है। और एंटीबॉडीज भी रहते हैं। हम जो वैक्सीन लेते हैं वो वैक्सीन एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, वो कहाँ रहेगा? ब्लड के अंदर ही रहेगा। ब्लड में WBC का काम यही है ना, दे आर द सोल्जर्स ऑफ द सेल, राइट? आपके ब्लड के, आपके बॉडी के सोल्जर्स हैं जो एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं विच फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है? तो ये सब ब्लड के अंदर है, जितनी चीजें हमने लिखी है प्लाज्मा में। ठीक है? सेकेंड पार्ट लिखना। सेकेंड, ये तो प्लाज्मा हो गया। सेकेंड, कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं या ब्लड सेल्स बोल दो। ठीक है? ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स। इसमें आएंगे आपके RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है? इसमें हाइफन डाल के लिखना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। There are three types of cells which freely float, which freely float. There are three types of cells which freely float in plasma, which freely float in plasma, which freely float in plasma. अब इसको आप लोग नंबर दे देना। ब्लड को क्या नंबर दियो आप? ब्लड को 1, फर्स्ट कॉम्पोनेंट है ब्लड। फिर सेकेंड नंबर का ब्लड वेसल देना नाम, और थर्ड नंबर हार्ट को होगा। नंबरिंग थोड़ा देख के करना ना, वरना किसी और के अंदर क्या चीज चलेगी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे? फिर ब्लड के अंदर आपकी ये नंबरिंग आएगी। ए आपका प्लाज्मा समझ लो और बी आपका कॉर्पसल समझ लो। ब्लड इज फॉर्म ऑफ 2 कंपोनेंट्स, राइट? अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स और है कॉर्पसल्स, तो इनको आप इस टाइप का नंबरिंग दे देना नॉर्मल लेटर में 1, 2 एंड 3। तो पहले फर्स्ट लिखना, फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स। हाँ, प्रोटीन प्लाज्मा फ्रीली फ्लो करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स, इनका एक नाम और है, ब्रैकेट में लिखना
एरिथ्रोसाइट्स, ERYTHRO, एरिथ्रोसाइट्स, TYTA। साइट्स का मतलब ही सेल होता है। साइटोप्लाज्म बोलते थे ना, साइटोप्लाज्म याद है, सुने कभी? साइटोप्लाज्म, इट इज द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। तो वो सेल का प्लाज्म है, इसलिए साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल का प्लाज्मा है ना, सेल के अंदर लिक्विड पार्ट है ना, वो प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कहीं भी सुना मतलब लिक्विड पार्ट है। तो साइटोप्लाज्म का नाम भी क्यों पड़ा? क्योंकि वो सेल का प्लाज्मा है, सेल का लिक्विड पार्ट है, इसलिए साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो रेड ब्लड सेल एक और नाम उसका एरिथ्रोसाइट्स, हाइफन डाल के लिखना इसके बारे में। दीज आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव, कॉन्केव तो पढ़े ना, पर उसी टाइप का शेप रहता है इसका सेल का। ठीक है, बाइकॉन्केव एंड डीन्यूक्लिएटेड, डीन्यूक्लिएटेड, डीन्यूक्लिएटेड। क्या मतलब होगा डीन्यूक्लिएटेड का? न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट, डीन्यूक्लिएटेड। ठीक है, डाई नहीं बोल रहा हूँ, डाई मतलब टू होता है, डी मतलब नहीं होता, समझ रहे? डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना, हाइड्रेशन मतलब पानी जा रहा है सेल के अंदर, और डिहाइड्रेशन मतलब पानी का लॉस हो रहा है। तो DE स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ एनीथिंग, DE स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पे किसका लॉस है? न्यूक्लियस का, इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन? डीन्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ये तो स्ट्रक्चर लिख लिए, सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड डीन्यूक्लिएटेड। ठीक है, फुल स्टॉप। These are more in number, these are more in number than WBCs, than WBCs. These are more in number than WBCs. आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो सबका काउंट लिखा रहता है ना, कि आपके ब्लड में आरबीसी का काउंट कितना है, WBC का काउंट कितना है। तो ये आरबीसी काउंट से डिसाइड होता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन सुने है ना, वो अराउंड 14 to 14.5 नॉर्मल अडल्ट मेल का होता है। हाँ, ग्राम परसेंटेज बोलते हैं इसको, है ना, ग्राम परसेंटेज होता है 14 to 14.5 ऑन एन एवरेज, है ना, इन एडल्ट मेल। फीमेल में थोड़ा कम होता है। ठीक है, फीमेल में ये अराउंड 11 to 12 रहता है। ठीक है, उसका कारण भी कि फीमेल में एक एज के बाद जब वो प्यूबर्टी चालू हो जाता है तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट सम ब्लड लॉस होता है, इसलिए उनका आरबीसी काउंट कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या लिखे हैं? these are more in number than WBCs, full stop. It consists of red colored iron containing pigment called respiratory pigment, iron containing respiratory pigment called hemoglobin। स्पेलिंग क्या लिख रहे हो? HAEMO, हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन which has, इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोले? क्योंकि यही तो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाना, बताया था मैं कि हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और फिर यही सेल्स तक जाता है, सेल्स को ऑक्सीजन देता है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और वापस लंग्स के पास आएगा थ्रू हार्ट। ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्लियर है? यही है जो रेस्पिरेटरी गैसेस को लेके जा रहा है ना,
उनको ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उनका, ठीक है, इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, विच हैज, आगे कंटिन्यू करेंगे, कॉल्ड हीमोग्लोबिन करके लिखिए ना, विच हैज हाई एफिनिटी, AFFINITY, एफिनिटी का मतलब होता है लाइकिंग, लाइकिंग पसंद करना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पसंद करता है, इससे जाके उसे चिपक जाता है, ठीक है। हाई एफिनिटी, AFFINITY, एफिनिटी का मतलब होता है लाइकिंग, ठीक है। हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, and gives red color to the blood, WBC इसलिए तो रेड कलर का नहीं है क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है, gives red color to the blood। ओके, एक लास्ट लाइन लिखना, लाइफ स्पैन ऑफ RBC is, lifespan of RBC is around 120 days, ठीक है, मतलब एक आरबीसी 120 डेज के अराउंड डेड हो जाता है, ठीक है। तो नए फिर आरबीसी कौन बनाएगा? हार्ट ये सब काम नहीं करता, हार्ट सिर्फ पंप करता है और कुछ काम नहीं होता। बोन में बोन मैरो होता है ना, उसमें एक रेड बोन मैरो होता है जिसका काम है आरबीसी बनाना, ठीक है। चलो सेकेंड लिख लो इसी का, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका भी एक नाम और है, जैसे इसको अपन एरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं ना, ये एरिथ्रो का मतलब ना रेड होता है, एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, इसलिए इसका नाम रेड ब्लड सेल पड़ा। वैसे ही इसको अपन कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, LEUCOCYT। देखो इस टाइप की स्पेलिंग्स को लिख के प्रैक्टिस करो तभी बनेगा ना, कल के पेपर में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ लोग तो देख के भी गलत स्पेलिंग लिखे हैं, मतलब अब एमिलियस की स्पेलिंग तो क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई है, हमसे उसको देख के तो सही लिखो, नैतिक सारी स्पेलिंग गलत है और वो सारी स्पेलिंग क्वेश्चन पेपर में दी हुई है, आपको बस वहां से देख के लिखना था कि हाँ मुझे अगर इसके बारे में कुछ लिखना है तो हाइफन डाल के मैं लिखूं, तो वो उसकी स्पेलिंग भी गलत लिखे। ओके, डब्ल्यूबीसी के बारे में हाइफन डाल के लिखना, दीज आर राउंडेड कॉमा न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस है, कॉमा न्यूक्लिएटेड एंड नॉन पिगमेंटेड सेल, कोई पिगमेंट नहीं है इनके पास, जैसे आरबीसी के पास रेड पिगमेंट था, रेड कलर पिगमेंट, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है इसलिए ये व्हाइट कलर के हैं, ठीक है। राउंडेड न्यूक्लिएटेड एंड नॉन पिगमेंटेड सेल, ठीक है, फुल स्टॉप। अब वहां पे लिख चुके हैं कि आरबीसी आर मोर इन नंबर देन डब्ल्यूबीसी, तो यहाँ वापस वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वरना उल्टा लिखेंगे कि डब्ल्यूबीसी आर लेस इन नंबर देन आरबीसी, पर जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हाइफन डाल फुल स्टॉप डाल के लिखना नीचे, they act as soldiers, they act as soldiers, they act as soldiers and eat upon the germs, and eat upon the germs, and eat upon the germs. Their function is to produce antibodies, their function is to produce antibodies, antibodies, एक एंटीबायोटिक पढ़ते थे 9th में, वो तो दवाई हो गई ना जो हम बाहर से लेंगे, एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर ही बनेगी, ठीक है।
तो क्या लिखे, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विच फाइट अगेंस्ट, पैथोजन भी लिख सकते हो, विच फाइट अगेंस्ट पैथोजन्स। पैथोजन्स, पैथोजन्स क्या होते हैं, दे आर डिसीज कॉजिंग जर्म्स। पैथोजन्स को हम क्या बोलते हैं, डिसीज कॉजिंग जर्म्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो थर्ड लिखना, प्लेटलेट्स, इसी का थर्ड पॉइंट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, इसका एक नाम और लिखना, थ्रोम्बोसाइट्स, ब्रैकेट में थ्रोम्बोसाइट्स। इसका क्या फंक्शन है प्लेटलेट्स का, याद है, हाँ, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ना। वरना क्या होगा, कहीं अगर आपको हल्का सा भी छोटा सा भी कट लगा तो उस कट से पूरा का पूरा खून आपकी बॉडी का बाहर आ जाएगा, पूरा 6.8 लीटर ब्लड बाहर आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, नहीं होता ना ऐसा। उसका कारण क्या है कि थोड़ा सा ब्लड जब बाहर आता है ना, एंड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, वो जम जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स एयर के साथ रिएक्ट करती हैं और जम जाती है, जिसको अपन कोएगुलेशन बोलते हैं या क्लॉटिंग बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, एक हार्ड मास बन जाता है ना, काला कलर का हार्ड मास, उसको फिर खुदलोगे फिर ब्लड निकलेगा, करते हैं ना। चलो लिखो हाइफन डाल के इसमें, these are smallest sized, these are smallest sized oval shaped, smallest size oval shaped non-nucleated full stop, at injury they release an enzyme at injury, जिस भी जगह पे इंजरी हुई होगी, they release an enzyme थ्रोम्बोप्लास्टिन, तभी इसका नाम थ्रोम्बोसाइट पड़ा है। थ्रोम्बो, यहां तक तो पूरा वही लिखना है, थ्रोम्बो, THROMBO, थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक ही वर्ड है ना, प्लास्टिन, प्लास्टिक नहीं है ना, सी की जगह एन करना है, प्लास्टिक में लास्ट में सी लगाते हो ना, प्लास्टिक, यहाँ प्लास्टिन करना है, TIN। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन which causes coagulation of blood। कोई क्लॉटिंग को एक और वर्ड से अपन डिनोट करते हैं, coagulation of blood, coagulation of blood, ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन। टू प्रिवेंट, ब्रैकेट क्लोज करके, टू प्रिवेंट excessive bleeding, to prevent excessive bleeding, to prevent excessive bleeding। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई ब्लड के बारे में। ठीक है, जो फ्लोट होके आपके सारे मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचा रहा है, राइट। अब आते हैं अपन सेकेंड, दैट इज ब्लड वेसल्स। सेकेंड लिख लेना, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, जहां ब्लड एक्चुअली में फ्लो होने वाला है। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, these are hollow tubes, these are hollow tubes, hollow तो होंगे ना तब तो ब्लड अंदर फ्लो कर पाएगा, अंदर से खाली होंगे, hollow। these are hollow tubes
through which the blood flows, through which the blood flows, through which the blood flows. So they are of three types. They are of three types. They are of three types. क्या क्या नाम बताया था मैंने? Arteries, veins and capillaries. सबसे पहले फर्स्ट आर्टरीज के बारे में लिखना, ABC करके नंबर डाल लो. पहला आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है, पैटर्न डाल के लिखना. These are thick walled, थिक, मोटी. इसकी जो वॉल होगी ना वेसल की, पाइप की, वो थोड़ी सी मोटी वॉल होगी. इट इज थिक वॉल्ड एंड डीप सीटेड, एंड डीप सीटेड, डीप सीटेड. इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब हमें जो यहाँ दिखते हैं हाथ में वो सब तो वेन्स है ना. जो हमें दिखते हैं यहाँ ये क्या है? वेन्स है. आर्टरीज नहीं दिखती क्योंकि आर्टरीज थोड़ी अंदर. और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर हमको दिखते हैं ना ये ग्रीन, थोड़े हल्के ग्रीन कलर के, दोस आर वेन्स. ठीक है, आर्टरीज थोड़ी अंदर की तरफ है, तो उसी का मतलब है डीप सीटेड. तो वेन्स के लिए अपन सुपरफिशियल बोलेंगे. सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर की तरफ है, दे विल बी नोन एज सुपरफिशियल. ठीक है, तो thick walled and deep seated blood vessel which generally carry मैंने उसे बनाया ना कि दो टाइप के ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड एंड आदित्य, ऑक्सीजनेटेड एंड deoxygenated. deoxygenated. पक्का? Yes sir. तो जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जनरली लिखा हूं, ऑलवेज नहीं लिखा हूं. दोनों में डिफरेंस है ना? हाँ, जनरली मतलब है आमतौर पे, अक्सर, बट हमेशा नहीं. हमेशा मतलब तो ऐसा हो जाएगा कि आर्टरीज में कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ सकता, बट एक आर्टरी है हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है, इसलिए यहाँ पे जनरली वर्ड लिखे हैं, ऑलवेज नहीं लिखे हैं. समझ रहे हैं? तो जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट. मतलब ये कभी भी ब्लड हार्ट में लेके नहीं आती आर्टरी, हमेशा ब्लड हार्ट से लेके ही जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स. और वो भी हार्ट से लंग में जाती है. मतलब कोई भी आर्टरी हो वो हमेशा हार्ट से निकलती भी रहेगी, बाहर ही जाएगी. समझ रहे? कोई भी ब्लड लेके आर्टरी हार्ट के अंदर नहीं आएगी, हमेशा ब्लड लेके आर्टरी हार्ट से बाहर ही जाएगी, अवे फ्रॉम द हार्ट. ठीक है, ओके, फुल स्टॉप. These are more elastic, these are more elastic, these are more elastic and have no valves in them, and have no valves, 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 VALVES. valves का मतलब क्या होता है? एक तरह का ओपनिंग, मतलब जो एक साइड से ओपन हो, ऐसा कुछ. मान लीजिए आपका एक ट्यूब है, यहाँ पे मैं अगर ऐसा कुछ एक ओपनिंग दे दूं, उसका मतलब क्या होगा कि ब्लड सिर्फ यहाँ से यहाँ ही फ्लो करेगा. अगर गलती से मान लो ब्लड पीछे आ रहा है तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा, बैक फ्लो को रोकता है ब्लड वॉल्व. ठीक है, बट यहाँ पे वॉल्व की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड आपका फास्टर ट्रैवल करता है.
और फास्टर करेगा तो तेजी से जाएगा ना, तो पीछे आने का सवाल नहीं उठता। कभी घाटी में गए हो, कार कार में, घाटी में कई बार होता है ना कि अगर चढ़ाई है तो कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर से गाड़ी पीछे आने लगती है, क्योंकि वो बहुत स्लो जा रहा है घाटी में, वैली में वो बहुत स्लो जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो पीछे भी खसकती है, गाड़ी पीछे रोल होने लगती है, क्योंकि ऊंचाई है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसका कारण क्या है कि गाड़ी एक तो स्लो है, इसलिए बैक फ्लो हो रही है, बट क्योंकि आर्टरीज में ब्लड बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करता है, इसलिए यहाँ पे वॉल्व की जरूरत नहीं है जो बैक फ्लो को रोके। वॉल्व की जरूरत होती होगी वेन्स में, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे वेन्स, जहां पे ब्लड उतनी फास्ट स्पीड से नहीं ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि देखो ये तो ब्लड लेके आर्टरीज जो है वो ब्लड लेके हार्ट से निकलते हैं, तो हार्ट क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होके तेजी से ब्लड को भेजता है, इसलिए वो फास्ट ट्रैवल करता है ब्लड आर्टरीज में। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब मान लो मैं हार्ट हूँ, आप आर्टरीज हो, तो मैं आपको आपके अंदर खून डालूंगा और आपको धक्का देके भेजूंगा यहाँ से। मैं हार्ट, आप आर्टरी, तो आपको मैं धक्का देके भेजा तो आप ऑब्वियसली तेजी से जाओगे, ठीक है। और वेन्स क्या है, थका आ रहा आदमी जो धीरे आ रहा है ऐसे आके ब्लड के हार्ट के पास ब्लड छोड़ के चला जाता है। कितना? अराउंड 1 to 2 लीटर्स ये हमेशा फ्लो होता रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा हमेशा आपका मतलब ये नॉन स्टॉपिंग प्रोसेस है ना, और ये आपका साइमल्टेनियसली सारी चीजें चलती रहती है। अगर पूरा 6 लीटर हार्ट के अंदर ही रहेगा तो आपके वेसल्स के अंदर क्या रहेगा, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, वेन्स में ब्लड स्लो स्पीड से ट्रैवल करता है, और आर्टरीज में ब्लड, क्योंकि आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड लेके जा रही है ना, हमने लिखा ना कि आर्टरीज ऑलवेज या जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब ये हार्ट से हमेशा निकलेगी तो हार्ट इसको धक्का देके भेजेगा हर बार। पर जब वेन्स आ रही है लेके ना, तो ब्लड रिसीव करता है हार्ट, समझ रहे ना। तो वेन्स में हमेशा ब्लड स्लो स्पीड में ट्रैवल करेगा, आर्टरीज में ब्लड हाई स्पीड में। तभी तो आर्टरीज की वॉल्स भी थोड़ी मोटी है, अगर पतली होंगी तो हाई स्पीड से जाएगा तो आर्टरीज फट जाएंगी, समझ रहे, वो तो सॉफ्ट टिश्यू तो है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना। अगर आपने एक पाइप है, एक बहुत पतला पाइप है जिसमें बहुत तेजी से आपने पानी फ्लो करवा दिया तो वो तो फट जाएगा पाइप। तभी तो वो जो फायर ब्रिगेड वाले पाइप्स होते हैं वो कितने मोटे मोटे होते हैं ना, देखे कभी होस होस पाइप बोलते हैं ना उसको, वो कितने मोटे होते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर पानी बहुत तेजी से निकल के जाने वाला है। आप नॉर्मल अपना वो पतला वाला पाइप लो, ट्रांसपेरेंट वाला, वो फट जाएगा, उस वाटर के प्रेशर को वो झेल ही नहीं पाएगा। बस यहाँ भी वही चीज है, आर्टरीज में ब्लड बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इसलिए आर्टरीज की वॉल थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि वो उस प्रेशर को झेल सके, समझ रहे। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है ना जिनको, उनमें क्या होता है, ब्रेन हैमरेज सुने कभी, वहां पे आर्टरीज फट जाती है, इतना ज्यादा प्रेशर हाई हो जाता है ब्लड का कि आर्टरीज क्या हो जाती है, फट जाती है। मतलब आर्टरीज भी एक हद तक ब्लड के प्रेशर को झेल सकती है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाई बीपी लो बीपी सुना ना, हाइपरटेंशन, हाई बीपी का एक और नाम क्या है, हाइपरटेंशन। मतलब जो ज्यादा टेंशन लेते हैं उनका ब्लड का जो फ्लो है ना वो और तेज हो जाता है, समझ रहे। एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी नॉर्मल अडल्ट का, वो 120/80 mm होता है, एचजी। ये mm ऑफ एचजी इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, 120/80। ये दोनों क्या होते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को जब अपन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। 120/80 mm Hg इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इससे ज्यादा हुआ तो अपन हाई बीपी बोलते हैं, इससे कम हुआ तो लो बीपी, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स आर्टरीज भी एक हद तक ब्लड के प्रेशर को झेल सकती है, उसके बाद वो भी बर्स्ट हो जाएगी, जिसको अपन हैमरेज बोलते हैं, ब्रेकिंग, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे, वॉल्स के बारे में लिख रहे थे ना कि वॉल्स क्यों है, क्यों नहीं है आर्टरीज में, ठीक है। तो वॉल्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज व्हेयरएज वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड की स्पीड ज्यादा है, इसलिए वॉल्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक फ्लो तो होगा ही नहीं। वॉल्व का काम बस बैक फ्लो को रोकने के लिए। गुंजेश अगर एक बार और हंसा मैं बाहर कर दूंगा क्लास में, ठीक है। मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, खुद भी हंस रहा है।
तो अब आगे से नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है। आता है सब तो मत आओ क्लास में, ठीक है। चलो क्या क्या लिख रहे थे? they have no valves in them, full stop. Blood flows at high pressure, blood flows at high pressure, blood flows at high pressure with jerk, with jerk. jerk समझते? झटका मतलब अगर आप एक तेज गाड़ी में बैठ रहे हो तो आपको झटका लगेगा, और वो स्लो है आपकी गाड़ी तो आराम से धीरे धीरे आपको फील भी नहीं होगा गाड़ी चल रही है। तो बस आर्टरीज में ब्लड बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे जर्क भी लगेगा ब्लड को, ठीक है। तो फ्लोज एट हाई प्रेशर विथ जर्क एंड फास्टर इन देम, एंड फास्टर इन देम, एंड फास्टर इन देम। ये सारे पॉइंट्स अपोजिट होने वाले हैं वेन्स के लिए, समझ रहे हो क्या? हम स्टार्ट कैसे किए थे? आर्टरीज में थिक वॉल लिखे थे, यहाँ थिन वॉल लिखेंगे, समझ रहे? चलो लिखना चालू करते हैं। सेकेंड वेन्स, वेन्स तो लिखो ना, खुद से चालू करो ना सेंटेंस। क्या था ऊपर? तो फास्टर के बाद क्या बोले? फास्टर इन देम। हाँ क्या लिखे उसमें? दीज आर थिक वॉल लिखे हैं तो यहाँ पे लिखना दीज आर थिन वॉल। फिर वहां क्या लिखे हैं? डीप सीटेड लिखे, उसके लिए मैंने वर्ड क्या बताया था? सुपरफिशियल। तो अगला आगे लिखेंगे दीज आर थिन वॉल्ड एंड सुपरफिशियली लोकेटेड। सुपरफिशियली मतलब ऊपर की तरफ, सुपरफिशियली लोकेटेड, सुपरफिशियली लोकेटेड, ठीक है। थिन वॉल्ड, सुपरफिशियली लोकेटेड। क्या था आगे उसमें? विच जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड लिखे थे ना, यहाँ क्या लिखेंगे? डीऑक्सीजनेटेड। जनरली लिखना फिर से, क्योंकि एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है, ठीक है, इसलिए जनरली वर्ड जरूर लिखना, ठीक है। विच जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां क्या लिखे थे? अवे फ्रॉम द हार्ट लिखे थे। टू बॉडी पार्ट्स, यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। समझ रहे हैं क्या? हाँ, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, ठीक है। फिर क्या था वहां पे? मोर इलास्टिक लिखे थे ना, ये लेस इलास्टिक लिखे ना, दीज आर लेस इलास्टिक। और वेव्स नहीं, वॉल्व। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेस इलास्टिक एंड हैव वॉल्व्स, एंड हैव वॉल्व्स। और उसका रीजन क्या है वॉल्व का? बैक फ्लो को रोकने के लिए ना, तो उसको भी एक लाइन लिख लेते हैं, एंड हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड पीछे नहीं आना चाहिए, ठीक है। बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड मतलब बॉडी पार्ट से वेन्स लेके जाना है ना ब्लड को आगे, ऐसा ना हो कि वो बॉडी पार्ट से वापस सर चला जाए ब्लड पीछे, समझ रहे? तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड बोल रहा है। हाँ, उसका क्या लिखे थे वहां पे आगे? ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर लिखिए ना वहां पे, तो यहाँ क्या होगा? ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर। फिर जर्क की जगह अपन क्या लिखेंगे? स्मूथली। ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर, कॉमा स्मूथली एंड एट लो स्पीड इन देम, एंड एट लो स्पीड इन देम, ठीक है। कितने डिफरेंस के पॉइंट लिख सकते हैं अपन आर्टरीज और वेन्स के बारे में? 4-5 लिख सकते हैं आराम से। मतलब अगर आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स तो हो जाएगा। इसको अलग से टेबल बना के नहीं लिख पा रहा, वही चीज हो जाएगी ना। ये जो पैराग्राफ में लिखे ना पूरा, इसी को अलग अलग सेंटेंस लिखना तो कि सब उसी सीक्वेंस में लिखे, तो आपके 4-5 पॉइंट बन जाएंगे आराम से। क्लियर है? थर्ड, कैपिलरीज। सी, कैपिलरीज, 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 ठीक है।
आर्टरीज थिक थी, वेन्स थिन थी, और ये थिनेस्ट है, सबसे पतली। तभी तो यही आपके लंग्स के अंदर है ना, पतली है क्योंकि बहुत लंग्स के अंदर जा सकती है। इंटेस्टाइन में भी यही जा रही है एब्सॉर्ब करने के लिए फूड को, क्योंकि पतली है ये बहुत। ठीक है, तो लिखना है इसका हाइफन डाल के, दीज आर थिनेस्ट कैपिलरीज, दीज आर थिनेस्ट blood vessels, thinnest blood vessels, and connect the branches of arteries and veins, and connect the branches of arteries and veins, connect the branches of arteries and veins। देखो आर्टरी कोई एक सिंगल, जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टरी का नाम बताता हूं मैं, एक आर्टरी आपकी एओर्टा बोलते हैं इसको, AORTA, एओर्टा नाम की एक आर्टरी है जो आपके बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, जो हार्ट से प्योर ब्लड लेके हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगी। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, प्योर भी बोल सकता हूँ कई बार, तो समझ जाना ऑक्सीजनेटेड बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका लॉन्ग होना जरूरी भी है क्योंकि वो लेगा हार्ट से और सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है, तो ये अकेला हर जगह तक नहीं जाएगा, ये जाते जाते अपनी ब्रांचेस देते हुए जाएगा कि मैं यहाँ से निकला ऐसे यहाँ से निकला, इधर एक ब्रांच छोड़ दिया हाथ के पास, इधर एक ब्रांच छोड़ दिया हाथ के पास, फिर नीचे गया ब्रांच, अलग अलग स्टमक, अलग अलग आपके ऑर्गन के पास एक एक ब्रांच छोड़ते जाएगा वो, समझ रहे? मतलब एक ही आर्टरी हर एक ऑर्गन तक नहीं जाएगा, वो अपनी ब्रांचेस दे देगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एओर्टा के पास ब्लड आया और उसने अलग अलग ब्रांचेस में वो ब्लड को सप्लाई कर दिया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कोई बड़ी सी कंपनी है तो वो एक ही जगह थोड़ा ना रहती है ना, वो अपनी अलग अलग जगह ब्रांच खोल के रखती है ना, राइट? तो वही चीज, ठीक है। चलो, तो क्या लिखे हैं? These are thinnest blood vessels and connect the branches of arteries and veins। ठीक है, फुल स्टॉप। It allows the exchange of material, it allows the exchange of materials। यही तो जा रहा है ना, लंग्स के पास भी यही दूसरा अंदर एक्सचेंज तो यही कर रहा है, इंटेस्टाइन में भी यही जा रहा है। ठीक है, इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, कॉमा gases, comma waste, etc. between the blood and body cells, between the blood and body cells। ठीक है, नहीं एनिमल्स को, कुछ एनिमल्स के नहीं, कुछ लोग, कुछ एनिमल्स का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है ना, मतलब आप उनमें वेन्स नहीं होंगी, उनके बॉडी में ही ब्लड फ्लो करता है डायरेक्ट, देयर आर नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमारा क्लोज, जैसे कॉकरोच का हो गया, उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड, ये सेकंड हो गया ब्लड वेसल्स। अब हम बात करेंगे थर्ड की, दैट इज हार्ट। ठीक है, उसका काम बस एक ही है, पंप करना। ठीक है, ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स मतलब वापस से ओपन हो जाना, जैसे लंग्स हो रहा था, है ना, लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा था। मसल्स का काम ही होता है ना, आपके मसल्स कहीं पे भी हो, हाथ के मसल्स हो, पैर के मसल्स हो, कहीं कहीं मसल्स हो, लंग्स के मसल्स, हार्ट के मसल्स, कहीं कहीं मसल्स हो, उनका काम यही होता है, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और इसके कारण उनका मूवमेंट होता है। मैं हैंड मूव कर पा रहा हूं बिकॉज मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। मेरा हार्ट मूव कर रहा है बिकॉज कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। लंग्स मूव हो, मतलब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है बिकॉज लंग्स में जो मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के मसल्स हैं,
जैसे हमने 3 टाइप के मसल्स पढ़े थे ना मस्कुलर टिश्यू में, एक स्ट्रेटेड मसल्स, एक अनस्ट्रेटेड और एक कार्डियक। तीनों टाइप के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, बट एक टाइप का मसल है जो थक जाएगा, जैसे हाथ पैर के मसल्स है, जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, जो हमारे विल पे काम करते हैं। जैसे ये हो गया हाथ का मसल, मैं बहुत कुछ समय तक हाथ को ऐसे ऐसे हिला दूंगा, आधा घंटा हिला पाऊंगा, 1 घंटा हिला पाऊंगा, कुछ देर के बाद हाथ दुखने लगेगा। मतलब काफी देर तक चल रही तो पैर दुख रहा है, तो उसका क्या कारण है कि वहां के मसल्स जो है वो टायर्ड हो गए, थक गए हैं, समझ रहे हैं। बट कार्डियक मसल नहीं थकता कभी, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, जो अपने विल पे काम नहीं कर रहे हैं, दे आर अपने विल पे काम नहीं कर रहे, वो अपने आप काम कर रहे हैं। ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते कार्डियक मसल को, स्टमक के मसल्स को, कि अभी नहीं हिलना है, अब हिलना है, ऐसा नहीं है। ये आप हाथ पैर के मसल को कर सकते कि हाँ अब हाथ हिलाना है, अब नहीं हिलाना है। ठीक है, तो दे आर ऑन अवर विल। ठीक है, हाँ चलो, तो क्या लिखे हैं, हाँ ठीक है, लिखना है डाल के लिखना, इट इज अ clenched fist sized, clenched, CLENCHED, clenched fist, बंद मुट्ठी। बताया था मैं एक बार शायद ये भी कि आपकी मुट्ठी के साइज पे आपका हार्ट होगा। clenched fist sized, कॉमा थिक, THICK, ये भी थिक मसल से बना होगा क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है। ठीक है, थिक कॉमा मस्कुलर, कोई बोन्स नहीं है इसके पास भी, मस्कुलर। कौन सी मसल्स बोलेंगे तो कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल अलग कैटेगरी थी ना, कार्डियक मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन, कॉन्ट्रैक्टाइल which can contract and relax, contractile organ, contractile organ that pumps blood through the body, that pumps blood through the body, contractile organ that pumps blood through the body. Stop. It is reddish brown. It is reddish brown. It is reddish brown and conical. And conical. नीचे से थोड़ा ऐसा ऐसा रहता है ना, कोन जैसा नीचे, कॉनिकल, फ्लैट नहीं रहता, मतलब ऐसा स्क्वायर शेप में नहीं, थोड़ा सा कॉनिकल जैसा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ब्लैक ऐसा कॉनिकल। ठीक है, लोकेटेड इन, कॉमा डाल के, लोकेटेड इन कौन सी कैविटी में हमारी बॉडी के, बकल कैविटी क्या है, यहाँ है, यहाँ है ना, थोरासिक कैविटी में। ठीक है, लोकेटेड इन द थोरासिक कैविटी, थोरासिक कैविटी में और कौन सा ऑर्गन है, लंग्स, ये लंग्स के बीच में ही होता है। ठीक है, थोरासिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, बिटवीन द लंग्स। इट्स पॉइंटेड साइड, ये जो पॉइंटेड साइड है ना, ये वाला जो इसको अपन कॉनिकल बोल रहे हैं, इट्स पॉइंटेड साइड is towards the left side of thoracic cavity, is towards the left side of the thoracic cavity। मतलब हार्ट ऐसे कहने में सेंटर में ही है, बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए अपन बोल रहे थे कि लेफ्ट, हार्ट लेफ्ट में, एक्चुअली में वो सेंटर में है, दोनों लंग्स के बीच में है, बट थोड़ा सा वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में है। तो एक लाइन और लिखना नीचे, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम is a thin comma transparent, pericardium is a thin
comma transparent and two-layered sac surrounding the heart. Two-layered sac surrounding the heart. सैक एक गोली जैसा है, मतलब हार्ट के मसल्स के ऊपर एक और कवरिंग है ना, एक 2 लेयर की कवरिंग हार्ट के ऊपर भी है, जिसको अपन पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, जो हमारे हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से बचाएगी। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? 2-layered sac surrounding the heart which protects the heart from mechanical injuries. Which protects the heart from mechanical injuries. Which protects the heart from mechanical injuries. ठीक है, ये तो हार्ट के बस ऊपर स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई है। इंटरनली हार्ट में क्या है और क्या क्या काम है सबका, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कितने चेंबर होते हैं, हर चेंबर का क्या काम है, और पूरा ब्लड फ्लो कैसे होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, लेकिन इसके बाद हमें प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है ना, बोले थोड़ा सा ये जाइलम फ्लो है, बट उसको भी थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू। हाँ सर हार्ट का डायग्राम बनाना है क्या? अभी नहीं, मैं बताऊंगा। यस सर।